बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। क्या हाल है, कैसे हैं सब? खैरियत से हैं आप लोग? जी बेटा युमना, क्या हाल है, कैसे मिजाज हैं? ठीक ठाक, खैरियत से हैं। अच्छा जी। और शायान कैसे हैं? चलें, ठीक है, माशाल्लाह। अच्छा बेटा, आज हमारी एक और फिजिक्स की क्लास है और अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, अल्लाह का करम है। बेटा कल आप लोगों ने क्या पढ़ा था, याद होगा आपको? अच्छा जी, स्टूडेंट्स आते जा रहे हैं अभी, तो हम अपनी गुफ्तगू भी जारी रखते हैं और उनको एडमिट भी करते जाते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम जैद, कैसे हैं? क्या कर रहे थे हम लोग कल? कौन सा चैप्टर स्टार्ट किया था? हाँ भाई, शायद पिछली क्लासेस में थे। वालेकुम अस्सलाम जैद। हाँ, मुझे, मैं यही देख के एकदम मैं सरप्राइज हुआ, मैंने कहा ये शायान आ जाएं। और इससे पहले मैंने देखा नहीं, देखा होता तो यकीनन रिप्लाई वगैरह तो आता। खैर बेटा, अब आगे का जो टाइम है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, उसको जो है वो बेहतर तरीके से आप अवेल कीजिएगा। जो गुजर गया सो गुजर गया, ठीक है। लेकिन आगे आप जो है वो एफर्ट ज़्यादा से ज़्यादा कीजिएगा, मेहनत ज़्यादा से ज़्यादा कीजिएगा, ताकि आपको बेहतर रिजल्ट्स मिल सकें, ठीक है। तो बच्चों, कल हम चैप्टर नंबर कौन सा पढ़ रहे थे? 4। और चैप्टर नंबर 4 का नाम है हमारे पास कौन सा? मोशन एंड फोर्स, यही नाम है ना? ओके, मोशन एंड फोर्स पढ़ रहे थे, तो बेटा हमने उसमें फोर्स जान लिया था, फोर्स क्या चीज होती है। फोर्स के बाद मैंने आपको बता दिया था, उसकी डेफिनेशन बता दी थी, न्यूटन के लॉज हमने स्टार्ट किए थे, और न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का स्टेटमेंट आपको समझाया था डिटेल में जाके। और फिर इनर्शिया बताया था आपको कि इनर्शिया क्या होता है, और फिर ये भी बताया था कि न्यूटन फर्स्ट लॉ को हम इनर्शिया, लॉ ऑफ इनर्शिया क्यों कहते हैं, ठीक है। ये सारी बातें हमारी कल हुई हैं। फिर मैंने आपको न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन भी दिखा दिया था, ठीक है। न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन जो है वो मैंने कहा था, मैंने जो यहाँ लिखा हुआ है इसमें एक चीज लिखी हुई है, दूसरी चीज नहीं लिखी हुई। क्या था न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन? मैं अगर माइक ऑन करूं तो क्या जैद तुम एक्सप्लेन कर पाओगे? यस जैद, मैंने आपको अनम्यूट किया है, अपना माइक ऑन करके अब आप मुझे बताइए कि आपने कल जो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन पढ़ा था उसको कैसे डिफाइन कर सकते हो बेटा? सर अस्सलामुअलैकुम। सेकंड लॉ में ये है कि एक्सीलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फोर्स अप्लाई हो, और मास के इनवर्टली प्रोपोर्शनल है। शाबाश, वेरी गुड वेरी गुड। और इसकी हमने एग्जांपल भी दी थी काफी सारी कल, है ना? कि उसमें हमने बताया था कि भाई एक मोटा सा बच्चा हो तो उसकी एक्सेलरेशन कम होगी क्योंकि उसका मास क्या है, ज्यादा है, ठीक है। बनिस्बत इसके कोई स्मार्ट सा बच्चा हो, ज्यादा तेज भागेगा। जैसे बकरा ईद में गाय होती है, उसकी एग्जाम्पल दी थी हमने, ठीक है। छोटी गाय हमेशा तंग कर रही होती है ज्यादा। तो जनाब, अब इसमें बेटा सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में हमने जो चीज सीखी कि अगर किसी बॉडी पे आप फोर्स लगाते हैं तो वो बॉडी मूव करना स्टार्ट करती है और यकीनन उसके अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। वो जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है उसके बारे में न्यूटन साहब ने दो बातें बताई थी। और वो दो कौन सी बातें बताई थी इन्होंने? उन्होंने ये बताया था कि वो जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रही है वो एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एक चीज के, और एक चीज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। उन्होंने कहा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है फोर्स के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है मास के। यानी फोर्स बढ़ाओगे एक्सेलरेशन बढ़ेगी, फोर्स कम करोगे एक्सेलरेशन कम होगी, और वो एक्सेलरेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है मास के। भाई मास बढ़ा दोगे एक्सेलरेशन कम हो जाएगी, मास कम कर दोगे एक्सेलरेशन बढ़ जाएगी, सही है। तो अब ये जो दो चीजें हैं ना बेटा, इसको हम मैथमेटिकली लिखेंगे अपने पास यहाँ,
ठीक है, अब जरा देखते रहिएगा और फिर इसके बाद आपने आज कॉपी भी कर लेना है मेरे साथ। ये इसकी छोटी सी डेरिवेशन है जो हम करने जा रहे हैं यहाँ पर। सही है, अच्छा जी, कौन आया? तो ये डेरिवेशन इसकी है, हम वो करने जा रहे हैं। तो मैं लिखूंगा मैथमेटिकली वी कैन राइट द लॉ एज, बेटा ये जो लॉ है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, इसको मैथमेटिकली हम कैसे लिख सकते हैं? दोनों स्टेटमेंट के अंदर ये होता है कि अगर डिफरेंट पॉइंट है तो उन डिफरेंट पॉइंट को कंसीडर करते हुए हम मैथमेटिकल फॉर्म लिखते हैं उसकी। तो अब यहाँ पर हमें दो बातें बताई गई ना कि एक्सीलरेशन फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो बेटा इसको ऐसे लिखेंगे, एक्सीलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फोर्स के। बेटा ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन होता है, याद रखना ऐसे, ठीक है। अगर किसी चीज को आपने लिखना हो, मिसाल के तौर पर आप कह रहे हैं एक्स और वाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो आप यूं लिखेंगे ये साइन, एक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वाई। और अगर आपको इनवर्सली प्रोपोर्शनल लिखना हो तो आप साइन तो ये बनाएंगे, लेकिन अगर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो दूसरी चीज को आप 1 करके लिखेंगे, ठीक है। बेटा ये पहचान होती है और ये तरीका होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इनवर्सली प्रोपोर्शनल लिखने का। यानी अगर दो चीजें आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं तो आप बीच में ये साइन बनाएंगे, और अगर दो चीजें इनवर्सली प्रोपोर्शनल हैं तो साइन तो यही बनेगा, लेकिन दूसरी वैल्यू का आप 1 करके लिखोगे, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू द न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन, एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स। तो हमने यहां पर लिख दिया ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फोर्स के, और बेटा इसको नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 1 का, ठीक है। एंड एक और चीज होती है, क्या होती है बेटा? दूसरा ये होता है, दूसरी स्टेटमेंट ये है कि वो जो एक्सेलरेशन है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है मास के। तो हम लिख लेंगे ए प्रोपोर्शनल का साइन और 1/m। अगर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता तो हम इसको खाली m लिखते, लेकिन क्योंकि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो इसको 1/m लिख रहे हैं। और बेटा ये क्या हो जाएगी? इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगी, ठीक है। अब आप दोनों इक्वेशन पर गौर करो जरा। तो ये जो दोनों इक्वेशंस है बेटा, इनके बारे में खास बात बताओ मुझे कि इन दोनों इक्वेशन के अंदर खास बात क्या है या कॉमन बात क्या है, ये देखकर बताओ, ठीक है। इन दोनों इक्वेशंस के अंदर खास बात क्या है? जी बेटा, यस, बाकी लोग भी बताएं। जी, इसके अंदर बेटा दोनों में ए है, ए कॉमन है। तो अगर कभी आपके पास इस तरह आ रहा हो कि दो इक्वेशंस हो और उनकी लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड, यानी कोई एक साइड कॉमन हो, कोई एक साइड सेम हो, तो आप उन दोनों इक्वेशंस को इजीली कंबाइन कर सकते हो बेटा, यानी मिला के लिख सकते हो। तो हम यहां पर लिखेंगे बाय कंबाइनिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को यहां पर कंबाइन कर रहे हैं बेटा, ठीक है। अब कंबाइन कैसे करते हैं? अगर आप दोनों इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड देखो तो लेफ्ट हैंड साइड्स आर सेम, ए और ए आ रहा है, तो जो साइड सेम हो उसको एक बार लिख देते हैं, ठीक है। फिर देखो दोनों में प्रोपोर्शनल आ रहा है, उसको भी एक बार लिख देंगे। अब राइट साइड पे देखो, अगर मैं इक्वेशन 1 की राइट साइड की बात करूं तो यहां पर ऊपर एफ लिखा हुआ है, ठीक है। और अगर मैं इक्वेशन 2 की बात करूं राइट हैंड साइड की, तो बेटा यहां पर जो एम है वो ऊपर नहीं लिखा हुआ, कहां लिखा हुआ है? नीचे। तो जब हम इसको कंबाइन करेंगे ना तो हम क्या करेंगे? हम कहेंगे भाई एफ नीचे तो नहीं लिखा हुआ, एफ तो ऊपर लिखा हुआ है, इसके नीचे 1 है, तो हम एफ ऊपर लिखेंगे और एम क्योंकि नीचे है तो एम नीचे लिख देंगे, दोनों को कंबाइन कर दिया। आई बात समझ में?
इस तरह इक्वेशंस को कंबाइन किया जाता है। ठीक है, अच्छा अब देखो एक चीज और, पता नहीं ये वाली बात तुम लोगों को पता है कि नहीं पता है, हो सकता है पहली बार सुन रहे हो सकता है कभी पढ़ी हो, कि बेटा ये जो प्रोपोर्शनल का साइन होता है इसको हटाते हैं, और जब ये प्रोपोर्शनल का साइन हटता है ना तो इक्वल टू और कांस्टेंट लगता है एक्सप्रेशन ड्राइव करने के लिए। ठीक है, एक मिनट। यस, नंबर की जगह कोई अल्फाबेट होता, अल्फाबेट ही तो है बेटा। अच्छा ये वन की बात कर रहे हो, वन की बात कर रहे हो शायद। अच्छा बेटा अगर वन की जगह मिसाल के तौर पर आर होता तो हम पता है कैसे लिखते हैं, एफ आर, यानी ऊपर वाले को ऊपर वाले के साथ लिखना है और नीचे वाले को नीचे वाले के साथ, कंबाइन करने का मतलब ये बेटा। अगर यहाँ आर होता तो हम लिख देते ऊपर एफ आर, ऊपर वाले के साथ नीचे वाला नीचे। आई बात समझ में? तो ऐसा भी होगा आगे जाके कुछ डेरिवेशंस के अंदर। ठीक है बेटा, क्लियर है शायद? अच्छा चलो आगे चलूं। अब मैं क्या बताने जा रहा हूं तुम लोगों को कि बेटा देखो जब ये प्रोपोर्शनल का साइन हटता है, जब प्रोपोर्शनल का साइन हटता है तो आपके पास इक्वल टू और कांस्टेंट लगता है। ठीक है, ये हटेगा प्रोपोर्शनल, यहां लगाएंगे इक्वल टू और यूं कांस्टेंट, कांस्टेंट एफ अपॉन एम। ठीक है बेटा, कांस्टेंट क्या होता है ये बताओ मुझे, कांस्टेंट का मतलब क्या होता है? कांस्टेंट पक्का? क्या मतलब पक्का? और कच्चा क्या होता है? नहीं, कंफर्म नहीं होता बेटा। कांस्टेंट का मतलब होता है कि जो चीज चेंज ना हो रही हो, सेम रहे वो। ठीक है, जो चीज चेंज ना हो रही हो सेम रहे वो। समझ आ रही है? अब इंसान की हाइट जो है, इंसान का कद जो है वो एक उम्र तक बढ़ता है, उसके बाद बढ़ना रुक जाता है। तो जब वो बढ़ रहा है, वो चेंज हो रहा है, तो हम कहेंगे कि अभी जो इसकी हाइट है, इसका जो कद है वो वेरिएबल है। लेकिन कुछ अरसे के बाद एक उम्र में आके जब उसका कद बढ़ना रुक जाएगा तो हम क्या कहेंगे, अब ये क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। क्या हो गया? कांस्टेंट। आई बात समझ में? तो बेटा जब भी कोई एक्सप्रेशन ड्राइव किया जाता है ना तो उसमें लाजमी तौर पर इक्वल टू कांस्टेंट लगाया जाता है, और इक्वल टू कांस्टेंट लगा के इस बात का ऑप्शन रखा जाता है कि हो सकता है ए और एफ में तो रिलेशन है डायरेक्ट, ए और एम में रिलेशन है इनवर्स, लेकिन हो सकता है कोई चीज ऐसी हो जो कांस्टेंट हो, उसको चेंज ना हो। ठीक है, तो अब जैसे आपने वो बॉयल्स लॉ पढ़ा है, बॉयल्स लॉ केमिस्ट्री में, बॉयल्स लॉ किसने पढ़ा है? बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ पढ़ा है? पीवी इक्वल टू एनआरटी वो किया है आपने ड्राइव, फॉर्मूला? नहीं किया? अच्छा चलो खैर, तो अब इसमें जो है ना कांस्टेंट लगाया, तो कांस्टेंट न्यूटन ने जो यूज किया था वो बेटा न्यूटन ने यूज किया था हमारे पास के। तो ए इक्वल टू कांस्टेंट की जगह मैंने लिख दिया के और एफ अपॉन एम। ठीक है, अब ये जो के है, इस के की जो वैल्यू है बेटा वो होती है 1। ये न्यूटन ने कैलकुलेट की थी कांस्टेंट की वैल्यू ना, जैसे स्मॉल जी की वैल्यू है कांस्टेंट, मैंने बताया था 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसी तरह जो के है इस लॉ के अंदर, इसकी वैल्यू भी न्यूटन ने बताई थी कि वेयर के इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी एंड इट्स वैल्यू इज 1। तो इसकी जगह हम क्या पुट कर देंगे, के की जगह 1।
और F अपॉन M आपके पास ऐसे ही रहेगा, ठीक है। A इक्वल टू F अपॉन M 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 1 से मल्टीप्लाई होगा तो यही आ जाएगा F अपॉन M। फिर M डिवाइड में सामने जाके क्या होगा, मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा MA इक्वल टू F, ठीक है। अच्छा, फिर इसको पलट के लिखते हैं F इक्वल टू MA। तो बेटा ये F इक्वल टू MA जो रिलेशन आया है, ये न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन कहलाता है। समझ में आया? ठीक है बेटा, मुश्किल तो नहीं लगा ये? शायद तुम्हें थोड़ी सी प्रॉब्लम हो चीजों को समझने में, क्योंकि फर्स्ट क्लास है, लेकिन घबराना नहीं, इंशाल्लाह आगे कवर हो जाएगा। सही है? और कोई सवाल है इसमें तो पूछ लो। पीछे कर दूं क्या? कॉपी करना है? करना है कॉपी? स्क्रीनशॉट ले लिया? अच्छा चलो ठीक है। चलो अगर ऐसा है तो फिर मैं एक लॉ और पढ़ा देता हूँ, तीसरा, छोटा सा है। करना है कॉपी? चलें कॉपी कर लें, जल्दी से कर लें। फिर जो है ना मैं आपको उसके न्यूमेरिकल भी करवा दूंगा। देखो मैंने बोला था ना, आप लोग पूछ रहे थे कि सर कोई स्टूडेंट पूछ रहा था कि सर न्यूमेरिकल जो है वो हम एंड में करें, पोर्शन बना लें, या फिर शुरू में करें, क्या करें? तो मैंने कहा था बेटा बेहतर है कि चैप्टर के साथ करो, क्योंकि बहुत से टॉपिक्स ऐसे आएंगे कि उसमें मैं टॉपिक पढ़ाता हूँ थ्योरी, और थ्योरी के साथ फौरन न्यूमेरिकल्स करवा देता हूँ, ठीक है। तो इसलिए आप देखें, इसके बाद मैं फौरन इसके न्यूमेरिकल करवाऊंगा। कॉपी कर लो बेटा। जब कर लो तो बता भी देना कि कर लिया है। हाँ बेटा, वो ना करने पड़ेंगे, जो शॉर्ट नोट है उसके अंदर आप जो कह रही हो वो करने पड़ेंगे, और वो बहुत आसान से हैं। अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है, नोट्स की वर्डिंग मुश्किल लग रही है, तो मुझे बता देना। अभी जैसे ही हमारे फिजिकल स्कूल जो हैं वो रिज्यूम होंगे ना, मैं बेटा क्लास में लिखवा दूंगा वो। और शॉर्ट नोट की फॉर्म में वो बहुत कम आया है, मैं आपको बताता चलूं। देखो काम को ना आसान करके करो, अपने ऊपर ना बर्डन नहीं लो, ठीक है। मैं हमेशा ये कहता हूँ, बच्चे फिजिक्स मैथ को ना पता नहीं क्या समझ लेते हैं कि बहुत ही मुश्किल चीज है, और उनके जहनों में ऐसा बिठा दिया जाता है कि भाई बड़ी कोई अजीब चीज है। और एक बच्चा तो मुझे ऐसा मिला, वो कह रहा है, मैं जहाँ कोचिंग में था एक दफा, तो वो बच्चा कह रहा है, वो मेरे ना स्कूल के सर ने कहा है कि मैथ की बुक को 4 मरतबा सॉल्व करोगे ना तो जाके तैयारी होगी। अरे भाई मैंने कहा 4 दफा नहीं बेटा, आप 40 दफा कर लो, याद रखना 40 दफा भी कर लो ना, अगर दिल से नहीं किया है तो बेकार है। दिल से करो लेकिन एक दफा करो, ठीक है। तो हाँ, अब अगर वो हार्ड लग रहे हैं अभी आप उसको लीव कर दें, छोड़ दें। फिजिकल स्कूल स्टार्ट होने दें, मैं आपके साथ खड़ा हूं इंशाल्लाह। मैं आपको अपनी वर्डिंग में आसान लिखवा दूंगा, और इतना लिखवाऊंगा जितना पेपर में पूछा जाता है, ठीक है। क्योंकि मैंने भी उसमें देखा था बहुत सी चीजें मुझे एक्स्ट्रा लग रही थी, ठीक है। तो उसको हम कर लेंगे इंशाल्लाह ताला, अभी होल्ड कर दो उसको, ठीक है। बाकी मैंने कहा था कौन सा टेस्ट होने वाला है, अब आपका जो नेक्स्ट टेस्ट है वो चैप्टर नंबर 3 है, तो अब आप उसकी तैयारी करो। 3 में जो भी करवाया है, 3 में तो न्यूमेरिकल भी है, सबकी अच्छे से तैयारी करो। अच्छा जी, चलो अब आते हैं बेटा एक और लॉ की तरफ, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन।
पढ़ लीजिए आपके सामने, और ये आपने पहले भी पढ़ा हुआ होगा और बच्चा बच्चा जानता है क्या है। टू एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। टू एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, मतलब एक्शन क्या होता है और रिएक्शन क्या होता है, इन दोनों का डिफरेंस बता दें पहले तो। एक्शन और रिएक्शन, यस, रिएक्शन वो जो एक्शन के रिप्लाई में आए। कुछ करना, कोई भी काम करना एक्शन कहलाता है, और उसके नतीजे में जो आपको जवाब मिले, जो रिस्पॉन्स मिले बेटा, बिल्कुल सही कहा आपने, वो रिएक्शन होता है, ठीक है, जो एक्शन के नतीजे में आ रहा है। तो बच्चों, इसमें इस थर्ड लॉ ऑफ मोशन में न्यूटन ने बताया कि हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है, ठीक है, इक्वल एंड ऑपोजिट। इक्वल एंड ऑपोजिट का मतलब है कि बेटा मैग्नीट्यूड सेम होता है और डायरेक्शन अपोजिट होती है, याद रखना, ठीक है। ये देखो, इक्वल जो बात कर रहे हैं ना, ये मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, मिकदार की, और ऑपोजिट जो बात कर रहे हैं ये डायरेक्शन की बात कर रहे हैं। यानी न्यूटन साहब के कहने का मतलब ये है, उन्होंने ये बताया था कि जब आप कोई एक्शन करते हैं तो उसके नतीजे में रिएक्शन होता है, वो जो रिएक्शन होता है उसका मैग्नीट्यूड, उसकी मिकदार बिल्कुल बराबर होती है आपके एक्शन के, लेकिन उसकी डायरेक्शन क्या होती है, वो उलट होती है। अब बेटा मिसाल देता हूं मैं इसकी। मिसाल ये कि मैं एक बॉल को खींचकर दीवार पे मारता हूं, ये मेरा एक्शन है। अब जब दीवार पे मार दी बॉल तो फिर क्या होगा, क्या होगा फिर? हाँ जी, बाउंस बैक होगी, वापस आएगी, ठीक है। मतलब मैंने एक्शन किया था, मैंने दीवार पे बॉल मारी, ये मेरा एक्शन था। बॉल टकरा के वापस आ रही है, ये उसका रिएक्शन है, ठीक है। तो अब देखो, एक्शन मैंने किया था सामने की तरफ, जरा कंसीडर करो तुम्हारे सामने दीवार है तो एक्शन मैंने किया सामने की तरफ, ठीक है, सामने डायरेक्शन में बॉल जा रही थी। रिएक्शन कैसा आया, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में आ गई, डायरेक्शन ऑपोजिट। और बेटा फिजिक्स कहती है आप जितनी रफ्तार से फेंकोगे बॉल उतनी रफ्तार से वापस आएगी, जितनी रफ्तार से फेंकोगे उतनी रफ्तार से वापस आएगी, इसलिए कह रहे हैं मैग्नीट्यूड इक्वल, ठीक है। समझ आई बात? क्लियर है? बहुत छोटा सा लॉ है ये, कोई सवाल इसमें? एनी क्वेश्चन? नहीं? मैं ये पूछ रहा हूं कि इसमें कुछ सवाल है, कोई बात समझ में ना आई हो तो बता दें, वरना फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है बेटा, चलो फिर अब मैं आ रहा हूँ जरा इसी टॉपिक के, न्यूटन सेकंड ऑफ मोशन जो भी हमने पढ़ा ना, न्यूटन सेकंड ऑफ मोशन से रिलेटेड जो है ना कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, ठीक है। हेडिंग डालने अपने पास, जरा साथ साथ करते जाएं। न्यूमेरिकल्स रिलेटेड टू सेकंड, सॉरी, न्यूटन्स सेकंड
लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स हम करने जा रहे हैं बेटा, और इसके लिए आपको एक ही फॉर्मूला याद रखना है जो आपने अभी खुद ड्राइव किया है, और वो फॉर्मूला क्या है? F इक्वल टू एम ए। F इक्वल टू एम ए, ठीक है। अब इसमें बताता चलूं, F क्या है आपके पास? फोर्स है, नहीं न्यूमेरिकल पीडीएफ में नहीं होगा। F फोर्स है, और फोर्स की यूनिट न्यूटन होती है, न्यूटन, और इसका सिंबल एन होता है, खाली एन लिख देते हैं क्योंकि न्यूटन ने ही बात की है ना फोर्स के ऊपर, सो दैट्स व्हाई ये फोर्स की यूनिट का नाम भी न्यूटन है। एम जो है, एम मास है, ठीक है, और मास की यूनिट होती है किलोग्राम, और बेटा शॉर्ट में इसको लिखते हैं केजी। इसी तरह ए जो है, ए होता है एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन की यूनिट जो होती है वो होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, और इसको यूं लिखते हैं, पहले ही बता चुका हूं, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो फोर्स जब भी आप निकालेंगे उसकी यूनिट लिखना नहीं भूलेंगे, जैसा कि मैं कहता आ रहा हूं हर न्यूमेरिकल में यूनिट लिखना बहुत जरूरी है, ठीक है। इसमें कोई सवाल तो नहीं होगा? अब मैं बुक का एक क्वेश्चन करवा रहा हूं आपको न्यूमेरिकल, पेज नंबर 69 पर मौजूद है, चैप्टर नंबर 4 के न्यूमेरिकल्स, और इसका मैं न्यूमेरिकल 4.1 आपको करवा रहा हूं। इसमें कह रहे हैं डिटरमाइन द, हाँ पीछे कर देता हूं, उसको कॉपी कर लें साथ साथ। ठीक है, कर दूं आगे? ओके, 4.1 न्यूमेरिकल है, डिटरमाइन द एक्सेलरेशन of a car of mass 900 kg when a net force of 2700 Newton acts on it, ठीक है। सॉल्यूशन, अब बेटा क्या कह रहे हैं इसमें, जरा गौर से पढ़ लो, कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है। सॉरी सॉल्यूशन नहीं, डेटा की हेडिंग आएगी, जैसे कि आप न्यूमेरिकल में करते आते हैं। डेटा क्या आएगा सबसे पहले? डेटा में क्या कह रहे हैं आपसे? कह रहे हैं डिटरमाइन द एक्सेलरेशन ऑफ अ कार। एक्सेलरेशन को डिनोट करते हैं ए से, इसका मतलब है बेटा आपको क्या निकालना है? ए। डिटरमाइन मतलब मालूम करना, कैलकुलेट करना, ठीक है। डिटरमाइन द एक्सेलरेशन ऑफ अ कार ऑफ मास 900 kg। आपने एक ऐसी कार की एक्सेलरेशन मालूम करनी है जिसका मास 900 kg है, व्हेन अ नेट फोर्स ऑफ 2700 न्यूटन एक्ट्स ऑन इट, यानी उसके ऊपर नेट फोर्स, टोटल फोर्स क्या लग रही है? 2700 न्यूटन। तो मास 900 kg है, तो बेटा मास को किससे डिनोट करते हैं आप? स्मॉल एम से। तो मैं लिख लूंगा स्मॉल एम इक्वल टू 900 kg। सही है। दूसरी चीज क्या दी हुई है? नेट फोर्स ऑफ 2700 न्यूटन एक्ट्स ऑन इट, फोर्स लग रही है इसके ऊपर एफ, तो यहां लिख देंगे 2700 न्यूटन। क्या मालूम करवा रहे हैं आपसे? एक्सेलरेशन। तो मैं लिखूंगा यहाँ पर रिक्वायर्ड, और रिक्वायर्ड में वो लिखूंगा जो मालूम करवा रहे हैं। रिक्वायर्ड क्या चीज है? एक्सेलरेशन, तो यहाँ लिख देंगे स्मॉल ए, ठीक है। ये आपको मालूम करना है एक्सेलरेशन। बोलो बच्चों, समझ में आ रहा है सवाल? अरे बोलो ना।
अच्छा ठीक है, तो अब बेटा आपके पास एफ और एम मौजूद है, आपको ए निकालना है, तो आप फॉर्मूला लगा देंगे और उस फॉर्मूले का नाम आप बाकायदा लिखेंगे कि वो किसका फॉर्मूला है। बाय यूजिंग न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। आप क्या करेंगे, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन यूज करेंगे। न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या है, एफ इक्वल टू एम ए। ठीक है, एफ की जगह क्या आएगा 2700, या गया एफ की जगह 2700 और एम की जगह 900, और ए बेटा ऐसे ही रहेगा। 900 मल्टीप्लाई में दरा के डिवाइड होगा, 2700 डिवाइडेड बाय 900 इक्वल टू ए। बेटा 2700 को 900 से डिवाइड करो, आंसर आएगा 3। यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ये आपके पास आंसर हो गया। कॉपी भी कर लो और बता दो इसमें अगर कोई चीज समझ में नहीं आई हो तो। क्योंकि टाइम वेस्ट हुआ है स्टार्ट में, जब ये लॉकडाउन स्टार्ट हुआ तो उसकी वजह से कहा यह जा रहा है कि शायद कुछ कोर्स रिड्यूस कर दे। हमारा जो बोर्ड है, मैट्रिक बोर्ड और इंटरमीडिएट बोर्ड, ये सारे मैट्रिक और इंटर के कोर्स रिड्यूस कर देंगे कुछ परसेंट, लेकिन अभी तक कोई हतमी फैसला नहीं हुआ इसका। अभी तक सिर्फ सोशल मीडिया पर उनकी जानिब से बातें गर्दिश कर रही हैं, तो इसलिए अभी इन चीज़ों पर यकीन मत कीजिएगा अगर आपकी नज़र से गुजरे ऐसी कोई चीज़। ठीक है, और जाहिर सी बात है अगर वो कोर्स रिड्यूस करते हैं आसानी के लिए, क्योंकि टाइम कम है तो कंप्लीट नहीं हो पाएगा इसलिए, तो वो बाकायदा तौर पर उसका एक पैटर्न देंगे कि आपने ये टॉपिक्स करवाने हैं और ये छुड़वा देने। तो जब तक कोई हतमी फैसला नहीं हो जाता, जब तक किसी की बात पर यकीन आपने नहीं करना है। मैंने कहा मैं आपको बता दूं, कहीं ऐसा ना हो आप माइंड बनाकर बैठे हो जी 70% कोर्स पढ़ना पड़ेगा, 30% कम हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि सोशल मीडिया पर तो सबकी रसाई है और सब बहुत ज्यादा यूज कर रहे होते हैं, तो इसलिए ये बात जहन में रखिएगा बेटा। ठीक है, कर दूं आगे। चलो बेटा 4.2 करते हैं अब इसका दूसरा न्यूमेरिकल। 4.2 4.2 आपके पास है आकार ऑफ मास 1000 kg traveling at 72 kilometer per hour is uniformly brought to rest over a distance of 40 meter. Find, ए पार्ट में क्या कह रहे हैं, द एवरेज एक्सीलरेशन, और बी पार्ट में क्या कह रहे हैं, द एवरेज ब्रेकिंग फोर्स, बेटा ये दो चीजें मालूम करनी है। ठीक है, अच्छा अब ये ब्रेकिंग फोर्स क्या होती है, फोर्स तो सुना था बेटा, ब्रेकिंग फोर्स क्या है। जी बेटा, व्हाट इज ब्रेकिंग फोर्स। देखो बेटा, एक फोर्स वो होती है, मिसाल के तौर पर मैं गाड़ी को धक्का लगा रहा हूं पीछे से, मैं इस पे फोर्स अप्लाई कर रहा हूं ताकि वर्क करे, मूव करना शुरू कर दे।
अब आपने क्या किया, आपने कहा नहीं सर मैं तो रोकूंगा इस गाड़ी को, आपने सामने से धक्का लगाना शुरू कर दिया ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो मैं जो फोर्स लगा रहा हूं उस फोर्स से गाड़ी आगे बढ़ रही है, उस फोर्स से गाड़ी मूव कर रही है, लेकिन आप जो फोर्स लगा रहे हैं उससे गाड़ी में ब्रेक लग रहा है, गाड़ी रुक रही है। तो वो फोर्स क्योंकि ऑपोजिट काम कर रही है और वो इस चीज को रोक रही है इस मोशन को, तो इसलिए उसको कहते हैं ब्रेकिंग फोर्स, और ये हमेशा माइनस में आती है। ठीक है, ब्रेकिंग फोर्स माइनस में आती है क्योंकि ये ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रही होती है। तो बस सिंपल सी ये बात है और कोई बात नहीं है, निकलेगी उसी फॉर्मूले से। सही है। और इसी तरह से एवरेज एक्सेलरेशन ए भी निकालना है। अच्छा मुझे बताओ क्या क्या दिया हुआ है, क्या क्या दिया हुआ है हमें। पढ़ लें गौर से। कह रहे हैं आ कार ऑफ मास 1000 kg ट्रेवलिंग एट 72 किलोमीटर पर आवर। कह रहे हैं कार है जिसका मास 1000 kg है, वो 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव कर रही है, यूनिफॉर्मली ब्राउट टू रेस्ट। ठीक है, और वो रेस्ट में आ जाती है बेटा ओवर अ डिस्टेंस ऑफ 40 मीटर। 40 मीटर का डिस्टेंस कवर करने के बाद वो कार रेस्ट में आ जाती है। ठीक है, मतलब ये हुआ कार का मास दिया हुआ है और वो स्पीड दी हुई है जिससे वो मूव कर रही थी, वो वेलोसिटी दी हुई है, और फिर वो रेस्ट में आ गई। तो बेटा मैंने बताया था जब कोई बॉडी चल रही हो और चलते चलते रेस्ट में आ जाए तो क्या चीज जीरो होती है, सब बताएं। यस, जब कोई बॉडी चल रही हो और चलते चलते रुक जाए तो उसकी वी एफ फाइनल वेलोसिटी जीरो होती है बेटा। ठीक है, तो हम यहां पर तमाम चीजें मेंशन करेंगे। सबसे पहले मास 1000 kg, कह रहे हैं इतने मास की जो कार है वो 72 किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी से मूव कर रही है, मतलब इतनी वेलोसिटी से मूव कर रही है अभी, तो ये इसकी इनिशियल वेलोसिटी है वी आई 72 किलोमीटर पर आवर। और मैंने बताया था किलोमीटर पर आवर में आप कभी यूज नहीं करेंगे, किस में यूज करेंगे, मीटर पर सेकेंड में। तो उसको यहीं पर चेंज कर लेंगे। कैसे चेंज करते हैं, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में चेंज करने के लिए बेटा मल्टीप्लाई करते हैं 1000 से और 3600 से क्या कर देते हैं, डिवाइड। तो अगर आप इसको करें तो ये आपके पास आएगा 20 मीटर पर सेकेंड। तो ये वाली वी आई आपने पुट करनी है। ये हो गया, एम हो गया, वी आई हो गया, और वो रेस्ट में आ गई है तो उसकी फाइनल वेलोसिटी वी एफ जीरो हो जाएगी। डिस्टेंस दिया हुआ है 40 मीटर, मतलब एस दिया हुआ है, एस इक्वल टू 40 मीटर। ठीक है, दो चीजें मालूम करनी है, दो चीजें मालूम करनी है, तो हम रिक्वायर्ड में लिख लेंगे रिक्वायर्ड क्या लिखेंगे रिक्वायर्ड में, जो दो चीजें मालूम करनी है। पहली चीज क्या है, एक्सीलरेशन, तो यहां लिख लिया ए पार्ट में हमसे ये पूछ रहा है, और बी पार्ट में हमसे क्या पूछ रहा है, द एवरेज ब्रेकिंग फोर्स, यानी एफ पूछ रहा है फोर्स। तो बेटा फोर्स भी मालूम करनी है, एक्सीलरेशन भी मालूम करनी है। अब मुझे बताओ, जैद और युमना तो पहले से पढ़ रहे हो, एक्सीलरेशन कैसे मालूम करूं। फोर्स तो एफ इक्वल टू एम ए से मालूम कर लूंगा, लेकिन उसके लिए एक्सीलरेशन जो चाहिए वो एक्सीलरेशन कैसे मालूम करूं। बताओ। बेटा चैप्टर नंबर 3 के न्यूमेरिकल याद है, उसमें एक्सेलरेशन किन किन फॉर्मूलों से मालूम करते थे, तीनों इक्वेशन आपके पास होती थी। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। अब मुझे बताओ कि फर्स्ट से मालूम कर सकते हैं, वी एफ इक्वल टू वी आई प्लस ए टी से। फर्स्ट इक्वेशन यूज नहीं कर सकते, उसमें टाइम आ रहा है, टाइम नहीं है हमारे पास। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन भी यूज नहीं कर सकते, एस इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, क्योंकि उसमें भी टाइम आ रहा है। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे हम, और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करके बेटा हम ए निकालेंगे। तो मैंने बताया था जब किसी न्यूमेरिकल में एक से ज्यादा चीजें मालूम करनी हो, एक से ज्यादा चीजें मालूम करनी हो तो आप हेडिंग डाल के काम करते हैं। तो सॉल्यूशन के बाद
आप हेडिंग डालेंगे डेटर्मिनेशन ऑफ क्या चीज बेटा, ए, डेटर्मिनेशन ऑफ ए, एक्सेलरेशन। सही है। बाय यूजिंग कौन सी इक्वेशन यूज करेंगे, अभी हमने डिसाइड किया, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। बाय यूजिंग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। बेटा थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यहां पर यूज कर रहे हैं हम। सही है। क्या है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, 2as इक्वल टू vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर। सही है बेटा। अब a निकालना है मुझे, तो मैं क्या करूंगा बेटा, 2 और s मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड हो जाएंगे, यानी ये vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 और s मल्टीप्लाई से डिवाइड में आ गए। अब यहाँ पे तमाम वैल्यूज पुट करेंगे और हमारे पास a आ जाएगा। तो a इक्वल टू vf कितना है हमारे पास 0, तो ये 0 का स्क्वायर माइनस vi कितना है 20, जो हमने कन्वर्ट करके निकाला 20 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2s। s कितना है, s दिया हुआ है हमें 40, तो s की जगह यहाँ पे मैं रख दूंगा 40। ठीक है। a इक्वल टू 0 का स्क्वायर 0 माइनस 20 का स्क्वायर। अब 20 के स्क्वायर में बच्चे क्या करते हैं, 20 को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। नहीं बेटा, 20 के स्क्वायर का मतलब 20 को 20 से मल्टीप्लाई करें, तो आंसर आता है 400। तो यहाँ जाएगा 400 डिवाइडेड बाय 2 को 40 से करें 80। सही है। a इक्वल टू ये 0 हटा दें, क्या बचेगा माइनस 400 डिवाइडेड बाय 80। बेटा डिवाइड करो, बताओ क्या आ रहा है। माइनस माइनस को ऐसे ही छोड़ देंगे, आंसर में रहेगा वो। 400 को 80 से डिवाइड करें, क्या आ रहा है, यस 5 आएगा। और माइनस हम जो लगा हुआ है वो ऐसे ही लगाएंगे, इसको डिवाइड करके 5 आया, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है। ये हमारे पास a आ गया बेटा। ठीक है। a आया है माइनस में, जब a माइनस में आया तो इसको क्या कहते हैं, यस डिसिलरेशन या नेगेटिव एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन। ओके बेटा a निकाल लिया, दूसरी चीज f निकालनी है, तो अब हम यहां लिखेंगे डेटर्मिनेशन ऑफ, यहां पे लिखेंगे डेटर्मिनेशन ऑफ f निकालना है आपको। ठीक है। अब f निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला लगेगा, जो अभी हम यूज कर रहे थे, कौन सा, बाय यूजिंग न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन यूज करेंगे, और न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन हमारे पास क्या है, F इक्वल टू एम ए। ठीक है। तो यहां पर हम लिखेंगे F इक्वल टू एम ए। सही है बेटा। F निकालना है, m की जगह m की वैल्यू क्या है, m हमारे पास 1000, तो m की जगह आ गया ये 1000। और a क्या है, a हमारे पास आया है -5, तो यहां लिख दिया माइनस का 5। बेटा मल्टीप्लाई कर लो, प्लस माइनस माइनस, और 5 को 1000 से करोगे तो जाहिर सी बात है 5000 आएगा। और मैंने बताया था फोर्स की यूनिट न्यूटन होती है, खाली एन लिख देते हैं। तो इस तरह से आपने ये न्यूमेरिकल सॉल्व कर लिया। बताएं कैसा लगा, क्लियर है बात, स्टार्ट से देख लें और कॉपी भी कर लें। सही है बेटा, कोई चीज ऐसी तो नहीं लगी जो परेशानी का बायस बन रही हो। अच्छा कॉपी हो गया है। बाकी स्टूडेंट्स कहाँ हैं, यमुना, बाकी फ्रेंड्स कहाँ हैं आपकी, क्यों क्लास में गायब हैं आज।
अच्छा चले ठीक है। चलो फिर मैं एक चीज और पढ़ा रहा हूँ आपको, डेटा और रिक्वायर्ड वाला बता दूं। अच्छा देखो बेटा, इसके अंदर बोल रहे हैं एक कार है जिसका मास 1000 kg है, तो मैंने एम लिख दिया 1000 kg, मास 1000 kg। फिर कह रहे हैं कि वो ट्रेवल कर रही है 72 किलोमीटर पर आवर से, सही है, इस यूनिफॉर्मली ब्राउट टू रेस्ट। और वो फिर किस में आ जाती है, रेस्ट में। बेटा कोई भी बॉडी शायान जब चल रही हो ना और चलते चलते रुक जाए अचानक, तो उसकी फाइनल वेलोसिटी वी एफ जीरो हो जाती है, दैट्स वाई हमने वी एफ लिख दिया। तो जब वी एफ जीरो हो गई, देखो दो तरह की वेलोसिटीज होती हैं, एक इनिशियल वेलोसिटी जो शुरू में हो, और एक फाइनल वेलोसिटी जो आखिर में हो। तो ये जो हमें दी हुई है ना, ये इनिशियल है, शुरू में है ये, तो इसको हमने वी आई ले लिया। और बाद में रुकने की वजह से बॉडी की फाइनल वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। फिर कह रहे हैं ओवर अ डिस्टेंस ऑफ 40 मीटर, डिस्टेंस 40 मीटर कवर किया है उसने, डिस्टेंस को एस से डिनोट करते हैं, मतलब एस दिया हुआ है 40 मीटर, तो हमने लिख दिया एस 40 मीटर। फिर कहते हैं फाइंड ए और बी, दो चीजें निकालनी है। ए पार्ट में कह रहे हैं एवरेज एक्सेलरेशन, ठीक है निकाल देंगे, एक्सेलरेशन को ए से डिनोट करते हैं। और बी में कह रहे हैं ब्रेकिंग फोर्स, फोर्स निकालनी है, तो एफ लिख देंगे। ये किया है इसमें। स्लाइड आगे कर दूं? अच्छा ये लो कर दी। अच्छा अब हमारी क्लास होगी बेटा कब, सैटरडे को, ठीक है। तो सैटरडे वाली जो क्लास होगी उसके अंदर फिर हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे अपना, ठीक है। और वो हमारा होगा मास और वेट से रिलेटेड। तो जरा पढ़ लीजिएगा अपनी जानिब से, बुक से इसको रीड कर लीजिएगा, और चाहें तो गूगल भी कर सकते हैं कि मास और वेट में क्या डिफरेंस है। ये आपको मैं असाइनमेंट दे रहा हूँ, वही पढ़ाऊंगा मैं उसमें, ठीक है। तो ये अगर आपने पहले से पढ़ा हुआ होगा तो डिस्कस करने में मजा आएगा। जी क्या कह रहे हो? अच्छा ये बेटा 2a और s तीनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं एक दूसरे से, 2a और s तीनों एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो रहे हैं, हमें a निकालना है। तो 2 और s मल्टीप्लाई में ना ये राइट हैंड साइड पे जाके डिवाइड हो गए, 2s ये हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बेटा इसको वाइंड अप कर रहा हूँ, इंशाल्लाह ताला सैटरडे को आपसे मुलाकात होती है एक और क्लास के अंदर, ठीक। अपना ख्याल रखिएगा, थैंक यू, अल्लाह हाफिज।